In this video, we're going to discuss about alcohols. In the previous video, I discussed about alkenes and the details of alkenes. And now we move on to our next member of the homologous series, which is alcohols. Alcohols, I discussed about the general formula of the alcohols and um, why are they called alcohols in the very first video, which is the homologous series video. You guys can go watch it if you want, but in this video it's going to be a detailed explanation of what alcohols are, what types of reaction alcohols go through, and also the production of alcohols by two methods. Those two are basically the reactions of ethanols. They're not reactions of ethanol directly, they're basically the production of ethanol. I mean, not, yeah, ethanol is also an alcohol, but in a general way, if you want to say, then there's the means of production of an alcohol, right? That's what we're going to discuss in this video. Now, alcohols, let's see what alcohols are. So like we discussed about alkenes and alkanes, that alkanes and alkenes are pure hydrocarbons, and they both are different because one is saturated, one is unsaturated, and also their reactions. Alkane is very less reactive, alkene is more reactive. Let's discuss alcohols in a similar fashion. So now the very first point you guys want to know, that alcohols are derivatives of hydrocarbons. Okay, they are not pure hydrocarbons because अब अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये डेरिवेटिव क्या है, तो ये मैंने पहली वीडियो में समझाया है, विच द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें होमोलोगस सीरीज़ है, उसमें मैंने समझाया कि डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. उसके अंदर आप जाके देख लें कि हाइड्रोकार्बन्स, प्योर हाइड्रोकार्बन्स आर द molecules which have hydrogen and carbon only, but derivatives are the molecules जो हाइड्रोजन कार्बन भी होता है लेकिन उसके साथ कुछ और एलिमेंट भी साथ जुड़ जाता है, ठीक है, सो वो डेरिवेटिव बन जाता है हाइड्रोकार्बन का. सो अल्कोहल इज वन एग्जांपल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. अब हम ये देखते हैं कि इफ़ इट्स एन डेरिवेटिव, तो ये क्यों है डेरिवेटिव. तो देखें, डेरिवेटिव का मतलब है कि इसके अलावा कोई और चीज़ जुड़ी हुई है. ये इसलिए डेरिवेटिव है क्योंकि इसके अंदर एक ग्रुप होता है, ठीक है. सो एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसका नाम है OH ग्रुप प्रेजेंट. सो अल्कोहल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोकार्बन तो होता ही होता है. वी नो अबाउट दिस थिंग. वी नो कि हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, दैट इज़ अ हाइड्रोकार्बन. लेकिन डेरिवेटिव आ जाएगा जब इसका, तो इसका मतलब है, इस डेरिवेटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन कार्बन के अलावा भी कुछ आ गया, अब ये ओनली वैलिड नहीं रहा, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसके अलावा भी आई हैव इंक्लूडेड समथिंग विद बिग, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन डेरिवेटिव्स. तो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन कार्बन के अलावा एक मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं. और जिस डेरिवेटिव के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको अल्कोहल बोलते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि, अब देखो आगे जब हम जाएंगे तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, और ये वैसे ओ लेवल्स के अंदर बहुत कम रेयर केस है कि ऐसा हो, नहीं होता मोस्टली. लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसमें एक OH ग्रुप भी हो और एक COOH ग्रुप भी हो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होता है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी. तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, ये आपके स्कोप से बाहर है. बट माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि आपके स्कोप में जितना आपका स्कोप है उसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो या तो सिर्फ OH वाले होंगे या COOH वाले होंगे. तो जो सिर्फ COH वाले हैं उनको अल्कोहल्स बोलेंगे. अब जो OH ग्रुप है, इसको हम OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोसिल आयन, ठीक है. तो इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोल देते हैं, या फिर हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन. इन दोनों में से आप कोई भी नाम इसके लिए यूज़ कर लें, इट इज़ परफेक्ट, ठीक है. तो दोनों नाम में से कोई भी एक नाम चल जाएगा. तो हाइड्रोक्साइड आयन होता है या फिर हाइड्रोक्सिल आयन इसमें आके जुड़ा होता है. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि मैंने OH के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डाला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. OH इज़ नॉट न्यूट्रल, इट हैज़ अ -1 चार्ज, ओवरऑल चार्ज. अच्छा, तो हमने पहली बार डिस्कस की कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग. तो इसके अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो लेट्स मेक अ 1 कार्बन वाला अल्कोहल. तो मेथनॉल बना देते हैं, ठीक है. तो मेथनॉल कैसे बनेगा, अब तक आई थिंक यू गाइज नो कि ये मेथ कहाँ से आया है और ऑल कहाँ से आया है. अगर मैं नेमिंग इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ. सो ये मेथ का जो मतलब है, दिस हियर इज़ द प्रीफिक्स,
ठीक है। और प्रीफिक्स मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स हर फैमिली के मेंबर के लिए सेम रहते हैं, जो 1 कार्बन 2 कार्बन, मैंने बताया था ना 1 कार्बन के लिए क्या होता है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए, 4 कार्बन के लिए। दीज प्रीफिक्सेस आर इन योर सिलेबस। इसके अलावा कोई भी प्रीफिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस आपको आने चाहिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। अच्छा, उसके बाद यू हैव अ सफिक्स एज वेल। इसके अंदर सफिक्स क्या है, ये ऑल सफिक्स है, ठीक है। ये जो ऑल है दिस इज़ योर सफिक्स। तो आपने ये देखना है कि जो आपका ये जो मेथ है, अब थोड़ा सा कलर सेम हो गया इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आई एम जस्ट गोना चेंज इट। तो ये देखें आपका मेथनॉल है। अब ये देखो, सो आपका जो मेथ एन तक है दैट इज़ योर प्रीफिक्स इसमें, और ये जो ऑल है ये आपका सफिक्स है इसका। तो अल्कोहल का जो सफिक्स होता है, तो सफिक्स ऑफ एन अल्कोहल इज़, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सफिक्स ऑफ एन अल्कोहल इज़ ऑल, ठीक है। तो अभी कोई भी आपको अगर सफिक्स लिखना है, मतलब अल्कोहल वाले किसी भी अल्कोहल का सफिक्स लिखना है, मतलब किसी भी अल्कोहल को आपने डिपिक्ट करना है नेम करके, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे ऑल से। मेथनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, इस तरह करके लिखेंगे। अच्छा, ऐसे डेरिवेटिव की बात हो गई, ठीक है। अब इसको अगर मैं ड्रॉ करके आपको बताना चाहूँ तो दैट इज़ जस्ट सिंपल। एक कार्बन आ जाएगा मेथनॉल में और उसके साथ एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा। सबसे पहला काम हमने ये किया, क्योंकि मैथ के अंदर एक कार्बन होता है, बाकी जो भी कार्बन की जितनी भी चीज़ें बची हैं उसके अंदर हम कार्बन एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अच्छा, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा और उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं डबल बॉन्ड कर रहा कार्बन के साथ, उसकी रीज़न है। देखो ऑक्सीजन जो है, ये जो OH मॉलिक्यूल है, इस OH मॉलिक्यूल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो OH मॉलिक्यूल है, OH माइनस आयन जो है आपका, ये पूरा मैं आयन ही आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जो OH माइनस आयन है ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है। सो you have an oxygen which is single bonded to a hydrogen, ठीक है। और इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक -1 का चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक बात देखें कि ऑक्सीजन है ग्रुप 6 के अंदर, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए टू मेक इट 8। तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, ठीक है। ये देखो ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके साथ शेयर कर लिया, तो अभी ऑक्सीजन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को तो 8 चाहिए, तो ऑक्सीजन को 7 तो नहीं चाहिए, तो अभी इसके ऊपर -1 का चार्ज भी इसलिए। अब क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन बॉन्ड करना चाहेगा किसी और चीज़ के साथ ताकि इसके पास 8 हो जाए। तो इस उस वजह से ये हाइड्रोक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो जाके कार्बन के साथ बॉन्ड कर जाएगा। अब देखो ये ऐसे बॉन्ड बनेगा COH, ये जो हाइड्रोक्साइड वाला बॉन्ड है ये ऐसे बनेगा। तो ये जो कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना हुआ है ये सिर्फ 1 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और ये इसने क्या किया, इसने इधर से देखें, इसने क्या है कि इसने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, यहाँ से भी 2 आ गए, और बाकी इसके पास कितने बचे हुए थे। सो अगर मैं ऑक्सीजन बनाऊँ तो ऑक्सीजन के ऊपर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जो 5 6 था, जो इसका 5th इलेक्ट्रॉन था, वो इसने पहले शेयर किया हुआ था हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। और इसके पास ये जो 6th था वो एक लोन पेयर में ऐसे पड़ा हुआ था। अब ये इसने 6th भी शेयर कर लिया किसके साथ, कार्बन के साथ। तो अब ये देखें इसके बाद कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो इसने 8 पूरे करने थे, ऑक्सीजन इस तरह कार्बन के साथ बॉन्ड करके 8 अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। तो ये एक जनरल सी बात मैंने बताई है ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हाइड्रोक्साइड का आयन कैसे बनता है। अच्छा, आगे आ जाते हैं ना। हाइड्रोक्साइड का आयन यहाँ पे आके लग गया, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड किया उसने, यहाँ पे आके लग गया और ये आपके पास बन गई मेथनॉल। इसी तरह आप एथेनॉल बना लें, ठीक है। एथेनॉल में आप क्या कर सकते हैं, 2 कार्बन है आपके पास, तो हाइड्रोक्साइड किसी के साथ भी लगा दें, ठीक है। ये आपके पास एथेनॉल बन गई। प्रोपेनॉल जब आपने बनानी है तो आप क्या करेंगे, प्रोपेनॉल थोड़ा सा कंफ्यूज करती है क्योंकि प्रोपेनॉल के अंदर 3 कार्बन आ जाते हैं। सो नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि यार मैं हाइड्रोक्साइड इसको दूं कि इसको दूं, तो देखें किसी को भी दे दें। इट्स बेटर कि इफ़ यू प्रोपेनॉल अगर आपने बनानी है तो टर्मिनल कार्बन कौन सा होता है, जो एंड वाले कार्बन होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के टर्मिनल क्या होते हैं, अगर ये मेरी एक लाइन है तो इस लाइन के टर्मिनल क्या होंगे, ये इसका A टर्मिनल होगा, ये इसका B टर्मिनल होगा। तो इस तरह एक कार्बन की चेन है, ये इसका 1 टर्मिनल है, ये इसका अदर टर्मिनल है, ठीक है। तो जो टर्मिनल कार्बन है उनको मैं हाइड्रोक्साइड दे दूँ तो मेरा प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको हाइड्रोक्साइड दे दूँगा या तो इसको हाइड्रोक्साइड दे दूँगा, दोनों को नहीं देना, मैं बता रहा हूँ कि किसी एक को भी दे दो, ठीक है। दैट डजंट मैटर आप किसको दे रहे हो,
तो इसमें से आप लेफ़्ट या राइट तीनों कार्बन में से किसी एक को भी दे दो। सो जस्ट तो अब देखें कि ये 3 बने, इसके साथ हाइड्रोक्साइड आ गया, 1 2 1 2 1 2 3। ये जो ब्लैंक बार्स हैं मैंने हाइड्रोजन के लिए छोड़ी, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिख लीजिएगा। ब्यूटेनॉल में भी सेम काम होगा। ब्यूटेनॉल को अगर मैं बना के आपको दिखाऊँ तो ब्यूटेनॉल इस तरह करके होगी, 4 कार्बन होंगे ब्यूटेनॉल के अंदर, ठीक है। और ब्यूटेनॉल के अंदर हाइड्रोक्साइड अब आप बताएंगे कि कहाँ लगेगा, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, टर्मिनल कार्बन पे किसी इस पे लगा दो या इस पे लगा दो। सेंटर में ना लगाओ, वो ब्यूटेनॉल नहीं रहता, फिर ब्यूटेनॉल का नाम चेंज हो जाता है। बट अगेन आपको अगर पेपर के अंदर सेंटर में लगा हुआ आ भी गया तो वो ब्यूटेनॉल आप उसको लिख सकते हो। टेक्निकली ब्यूटेनॉल नहीं होती, ठीक है। ब्यूटेन के आगे आपने ये बताना होता है कि ऑल किस पोजीशन पर लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पर लगा है, सेकंड पर लगा है, इसमें से मैक्सिमम सेकंड पोजीशन, क्योंकि आप यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे ये 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास OH अगर यहाँ लगेगा तो मैं कहूँगा ब्यूटेन 1 ऑल है, 1 पोजीशन पर ऑल लगा है। यहाँ पे अगर OH लगेगा तो मैं कहूँगा ब्यूटेन 2 ऑल है, क्योंकि मैंने शॉर्टेस्ट नंबर देना है ऑल को। मैंने ये नहीं करना मैं यहाँ से स्टार्ट करके 3 दे दूँ, नहीं, शॉर्टेस्ट नंबर देना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे अगर लगेगा तो फिर आप कहोगे अच्छा अब तो 3 दो, नहीं, क्यों 3 क्यों दूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लो अब 1 2। तो ये सारी एलेवेज की चीज़ है, अब अगर गो इन डिटेल ऑफ दिस थिंग। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ब्यूटेनॉल में आपने टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोक्साइड लगा देना है, ठीक है। ओके, बाकी आप हाइड्रोजन के बॉन्ड पूरे कर दें जितने भी बॉन्ड बचते हैं, तो ये आपके पास उनके फार्मूलाज बन जाएंगे। इसका जनरल फार्मूला हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो जनरल फार्मूला ऑफ एन अल्कोहल मैंने आपको पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरल फार्मूला ऑफ एन अल्कोहल इज़ गिवन लाइक दिस, CnH2n+1OH, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि n कैन बी एनी नंबर, कार्बन का नंबर हो सकता है। ब्यूटेनॉल में N4 होता है, तो उसकी एग्जांपल आप ले लें तो C4H। अगर आपने बना इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाए बगैर प्रिडिक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 × 4 8 + 1 9, साथ आगे OH लगा दूँगा। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इसको एक और तरह लिख सकते हैं, C4H10O। देखो इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह आपको कभी कभी पेपर में लिख के दे देगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। आपने इसका ये वाला फार्मूला पढ़ना है, यार ये क्या है। अगर तो C4H10O हुआ तो ये अल्कोहल होगी, ठीक है। और अगर ये हुआ C4H10O2 तो ये क्या होगी, ये होगी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करेगा पेपर में, ठीक है। वो आपको OH लगा के इस तरह नहीं देगा सेपरेटली, वो ये वाला हाइड्रोजन भी इसके अंदर ऐड कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपको सिर्फ यहाँ पे O दिखेगा, तो कहोगे यार ये तो मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर मैं इसको बनाऊँ तो 1 2 3 4 OH यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ज़रा मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ, ठीक है मेरे। अब देखो कार्बन 4, हाइड्रोजन कितने हैं, अगर मैं हाइड्रोजन एक साथ लिख दूँ सारे, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, तो ये फॉर्मूला बन गया ना इसका। आई कैन राइट इट ईदर वेज, अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। जस्ट मैं मेरा पर्पस बताने का ये था कि इस तरह वो लिख के आपको दे सकता है। आपने याद रखना है कि अगर O1 है तो अल्कोहल मेंशन करना है, O2 है तो आपने उसको कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन करना है, दैट्स लिटरली इट। और इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो ये इसमें छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद लेट्स गो ऑन टू द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। आई एम नॉट गोना मेक दिस वीडियो लॉन्ग वीडियो, बहुत छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, इतना ज़्यादा कोई लंबा इसमें ज़रूरत नहीं है जाने की। उससे रिएक्शंस देख लेते हैं अल्कोहल्स के। तो देखें अल्कोहल की प्रिपरेशन, रिएक्शन नहीं है, दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो मैं इसको लिखूँगा ऐसे ही जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लिखा है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, दीज आर नॉट दी अल्को। अब मैंने पिछली वीडियो से हमने देखा कि यार मैं अगर ये लिख रहा था रिएक्शंस ऑफ एल्केन तो मैं एल्केन को किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करा रहा था, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन तो एल्कीन को किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करा रहा था। यहाँ पर मैं ये देखूंगा कि ये मैं अल्कोहल को किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करा रहा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ कि इसको मैं इसके अंदर ये लिख रहा हूँ कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, नहीं अच्छा चले छोड़ें इसको, हम कंप्लीटली डिफरेंट वे में चले जाते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अब हम ये कह नहीं रहे कि अल्कोहल का रिएक्शन, अब हम कह रहे हैं कि अल्कोहल प्रिपेयर कैसे किया जाता है वो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। और इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, प्रेपरेशन, ठीक है। वो मैं जल्दी जल्दी में लिखते हुए उसको लिखना भूल गया था, ओके।
यहाँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को अगर आप देखें तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है, 2 रिएक्शन याद रखने हैं, ठीक है। द नंबर 1 रिएक्शन इज़ अल्कोहल आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, एल्कीन की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अल्कोहल प्रिपेयर होता है। एल्कीन का एक रिएक्शन है जिससे अल्कोहल प्रिपेयर होता है। कौन सा रिएक्शन था, पहले मैं वो रिएक्शन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको एक और फर्मेंटेशन का रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वो आपके लिए नया होगा। ये आपने रिएक्शन पिछली वीडियो में भी देखा है, तो इसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इस रिएक्शन में हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि अगर मैं एक एल्कीन लूँ, ठीक है, और उसको मैं क्या करूँ, स्टीम के साथ रिएक्ट करा दूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन मैंने ये देखा था, तो इसको आप बोल सकते हो, इसका नाम आप कह सकते हो एल्कीन एडिशन। तो एल्कीन के अंदर स्टीम की एडिशन करोगे तो अल्कोहल बनेगा। दूसरा हमने रिएक्शन क्या देखा था, दूसरा रिएक्शन जो हम अब, दिस इज़ अ न्यू रिएक्शन, ये होगी, रिएक्शन का नाम है ग्लूकोज फर्मेंटेशन, ठीक है। सो ग्लूकोज फर्मेंटेशन also produces an alcohol, ठीक है। दिस इज also a reaction which produces alcohol। तो these are 2 reactions which are going to produce alcohol। पहले रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल मैंने पिछली वीडियो में ये बहुत डिटेल में पहला रिएक्शन डिस्कस किया, एल्कीन प्लस स्टीम वाला। मैं यहाँ पे दोबारा कर सकता हूँ। मैं अगर एक एल्कीन ले लूँ, फॉर एग्जांपल प्रोपीन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एल्कीन है, तो अब इसको देखें, ये मेरे पास एक एल्कीन है, तो यहाँ पर मैंने ये एल्कीन ली और मैंने इसको रिएक्ट करा दिया स्टीम के साथ। और स्टीम मैंने आपको बताया था आपने कैसे लिखनी है, HOH करके। अच्छा, और इसके अंदर कुछ कंडीशन मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आपने एक एसिड कैटलिस्ट यूज़ करना है। तो मैं H2SO4 यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़े से डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। H2SO4 यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ, H2SO4, दिस इज़ द कैटलिस्ट। और टेम्परेचर मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे टेम्परेचर मैं यूज़ करूँगा ऑलमोस्ट 250 to 300 डिग्री सेल्सियस। सो यू कैन जस्ट राइट 300 डिग्री सेल्सियस और अरेंज 250 to 300 डिग्री सेल्सियस, एवरीथिंग वर्क्स, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी हीट आपको करनी पड़ेगी। तो आप ओनली हीट नहीं लिख सकते इसके अंदर, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर वो टेम्परेचर पूछता है तो आपको 300 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये रिएक्शन होता कैसे है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज़ गोइंग टू ब्रेक, और उसके बाद ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक बहुत सिंपल सा काम होगा कि एक H इधर चला जाएगा और ये वाला OH कम्प्लीटली इस कार्बन पे आ जाएगा। आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास बन जाएगा वो बन जाएगा CCCH H, ठीक है, HOH H। एंड यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ, जो नॉर्मल गलती बच्चे करते हैं वो इस तरह लिख देते हैं CHO। हाँ, ये गलत है, क्योंकि बेसिकली कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है इस केस में। तो मैंने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा, इसको O को उसकी तरफ लिखूँगा, कार्बन की तरफ लिखूँगा, ताकि क्लियर हो जाए। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखना था, तो मैंने क्या किया, बार के नीचे O को यहाँ हिस्सा लिखा हुआ है कि यार O कार्बन के साथ बॉन्ड है, H बॉन्डेड नहीं है। अच्छा, से ये देखें, ये क्या बन गया है, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ प्रोपेनॉल। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से एक प्रोपीन ली थी, प्रोपीन से मैंने क्या बना दिया है, मैंने प्रोपेनॉल बना दिया। तो दिस इज़ अ सिंपल रिएक्शन जो आपको आना चाहिए। दिस इज़ वन टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन जिससे आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, वन रिएक्शन। अच्छा, अब हम जाते हैं दूसरे रिएक्शन के ऊपर। दूसरा रिएक्शन है मेरा ग्लूकोज फर्मेंटेशन। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया पहले। सो ग्लूकोज फर्मेंटेशन, ठीक है। ग्लूकोज फर्मेंटेशन कैसे होती है। सो नंबर 1 थिंग हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस या बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसकी बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर भी होता है, ग्लूकोज 2 तरह के होते हैं, अल्फा ग्लूकोज होता है, बीटा ग्लूकोज होता है। I'm not gonna go in a lot of detail। अगर इसका जर्नली मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ, इट्स समथिंग लाइक दिस 1 2 सो इट्स 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह करके होता है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर एक चेन लगी होती है CH2OH की, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसके एक H एक OH होता है, एक H एक OH होता है। एंड यू गाइस आर गोना गेट कंफ्यूज कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सारे बॉन्डेड बॉन्ड्स इस तरह होते हैं। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CC से H12O6, ये ग्लूकोज के साथ हम करेंगे क्या, ग्लूकोज को हम फर्मेंट करेंगे। कैसे, अब ये रिएक्शन देखें। तो फर्मेंट करने का मतलब ये है कि ग्लूकोज को मैं
एक तरह से रिएक्ट कराऊंगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एनरोबिक फर्मेंटेशन इसकी कराऊंगा, जिससे मेरे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। सो ग्लूकोज की फर्मेंटेशन मुझे क्या देती है, एथेनॉल प्रोड्यूस। तो एथेनॉल इज एन अल्कोहल। सो अगेन मैंने अल्कोहल प्रोड्यूस कर ली इस मेथड से। होगा कैसे, तो इसकी आपको इक्वेशन याद करनी है। सो आप याद करेंगे ग्लूकोज ग्लूकोज के अंदर प्लस कुछ नहीं कराना, ठीक है, जस्ट ग्लूकोज ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे ग्लूकोज की एक स्टेट भी आपने मेंशन करनी है कि ग्लूकोज ही एक्वा स्टेट में होगा, ठीक है, स्टेट सिंबल आपने ज़रूर लिखना। इसको मैं रिएक्ट करा, इसको मैं अभी मैं आपको बताता हूँ इसके लिए कंडीशंस क्या यूज़ होती हैं। अभी तक मैं इसको सिर्फ रिएक्ट करा रहा हूँ, मैं इसका बार थोड़ा लंबा कर देता हूँ क्योंकि कंडीशन भी लिखनी है तो वो फिर छोटा पड़ जाएगा। सो ग्लूकोज रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लूकोज ये दो चीज़ें फॉर्म करेगा। अब इसकी हम रिएक्शन की कंडीशन लिख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको यीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या चाहिए होगा, नो ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब कि एनएरोबिक कंडीशंस। एनारोबिक का आपको पता है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। और आपको क्या चाहिए होगा, और आपने इसको आरटीपी पे करना है। आरटीपी का मतलब है 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होना चाहिए, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ग्लूकोज फर्मेंटेशन के लिए एनारोबिक कंडीशन, नो ऑक्सीजन, यीस्ट होगी और आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे आपने इस रिएक्शन को करना। आरटीपी नहीं लिखना तो 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस लिखो, बेहतर ऑप्शन है। एथेनॉल हमें पता है एथेनॉल किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। अगेन स्टेट सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्टेट सिंबल लिख लेते हैं। एथेनॉल एक्वस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, मतलब वेपराइज्ड फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। और ये जो आपकी CH2 है ये भी एक्वस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, गैशियस फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होगी, वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। एक्वस का मतलब वेपर्स नहीं होता, एक्वस का मतलब एक ऐसे लिक्विड ही मतलब होता है, ठीक है। एक्वस इज समथिंग जो जिस चीज़ के अंदर वाटर भी हो, ठीक है, वाटर का कुछ हो। नॉट गोना गो इन डिटेल्स ऑफ मिक्सचर्स, लेकिन एक्वस का मतलब ये नहीं है कि ये गैस है, ठीक है। एथेनॉल लिक्विड भी मैंने लिखा क्योंकि एथेनॉल का एक मिक्सचर है किसी और चीज़ के साथ। तो जब एथेनॉल लिक्विड लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करके लिखूंगा एथेनॉल लिक्विड, दिस मीन्स एथेनॉल प्योर लिक्विड फॉर्म में पड़ी हुई है। एक जार है उसके अंदर ये सारी एथेनॉल पड़ी हुई है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, वाटर भी नहीं है, ठीक है। देन आई कैन राइट एथेनॉल। लेकिन अगर वाटर का एक कतरा भी है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्वस। इसका अगर आपने इसको सिम्बलाइज्ड फॉर्म में लिखना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ग्लूकोज को आपने सिंपली ऐसे लिख देना, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, C6H12O6, ठीक है। देन देयर विल बी अ कंडीशन ओवर हियर कि यीस्ट डालो, आरटीपी रखो, ठीक है, और नो O2, एनारोबिक कंडीशन। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एथेनॉल। अब एथेनॉल का स्ट्रक्चर हमें फॉर्मूला पता होता है क्या, एथेनॉल के अंदर 2 कार्बन होते हैं, बाकी आप जनरल फॉर्मूला से पूरा कर लो, H2N+1 5 आगे वच लगा दो, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक्वा स्टेट में, ये भी एक्वा स्टेट में। अब इसमें एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको याद करनी है कि जो इनके इक्वेशन बैलेंसिंग में कैसे करूँगा। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6। तो यहाँ पे अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन, आई सजेस्ट कि आप लोग ये बैलेंस्ड इक्वेशन याद कर लें, जिससे मैं बैलेंस करके दे रहा हूँ, दैट वुड बी द बेस्ट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इस कार्बन के साथ लगा दें 2 और इस कार्बन के साथ भी लगा दें 2, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आपको ना ट्रायल एंड एरर बेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन फिलहाल 2 है, तो मुझे कार्बन करने हैं टोटल 6। तो इस तरफ है 6 कार्बन, इस तरफ अभी है मेरे पास 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन, मैं बैलेंस के बगैर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास 3 कार्बन टोटल है, यहाँ पे मेरा 6 कार्बन टोटल। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 2 के साथ 2 लगा दिए, तो अब मेरे पास कितने हो गए, मेरे पास 4 कार्बन हो गए, प्लस यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, 2 कार्बन हो गए, तो अब मेरे पास 6 कार्बन हो गए, यहाँ पे भी 6 कार्बन, बैलेंस हो गया कार्बन। उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही 3 लगा देता, कार्बन के साथ यहाँ पे 3 लगा देता, तो मेरे हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो जाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन है 12, तो यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन कितने हो जाते, 3 × 5 15 प्लस 1 16। तो मुझे हाइड्रोजन 16 नहीं करने, मुझे हाइड्रोजन 12 करने हैं, इसलिए मैंने इस कार्बन के साथ भी 2 लगाया, इसके साथ भी 2 लगाया, ठीक है। सो यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग में इसी तरह बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। तो यहाँ से अब आप ये देख लें कि आपके पास इस केस में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 5 6 प्लस 1 7, ठीक है। और बाकी आपने क्या किया, बाकी आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई है, और बाकी हाइड्रोजन आपके सॉरी 5 × 2 10 हो जाएंगे, प्लस 1 11, ठीक है। तो और प्लस 2 सॉरी कम्प्लीटली मुझे दिखा ही नहीं कि वो आगे हाइड्रोजन भी पड़ा है। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 × 2 प्लस 2 × 1,
ठीक है, तो कितने हो गए 10 + 2 = 12। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गए, यहाँ पे भी 12 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, कार्बन भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 2 टाइम्स ऑक्सीजन प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन, ठीक है 2 × 2, तो 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन मेक 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, सो हम जस्ट एक्सप्लेन कि ये बैलेंस मैंने कैसे किया। इट्स बेटर कि अगर आप ये एग्जैक्ट इक्वेशन याद कर लें, वो इसका ये फ़ायदा है क्योंकि एग्जाम में इसके अलावा कोई इक्वेशन आएगी नहीं, वो सिर्फ इस ग्लूकोज की फर्मेंटेशन इसी तरह सिर्फ यही होता है, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। तो आपने ये इक्वेशन अगर याद कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास ग्लूकोज की फर्मेंटेशन हो गई एनारोबिक कंडीशन में। ये क्या बनाएगी, एथनॉल बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और C6H12O6 से ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी। और यहाँ पे आप ये देखें कि मेरे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, मेरे पास एक एथनॉल प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एथनॉल। अच्छा, अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आई विल टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट दिस प्रोसेस। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपसे इस प्रोसेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लेता है। वो कहता है जी बताएं कि इस प्रोसेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि मुझे ये फर्मेंटेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आप उसको सिंपली लिख के देंगे एडवांटेज क्या है इसका, कि ये जो मेरी C6H12O6 है ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होती है, शुगर। ठीक है, शुगर एग्जैक्टली शुगर तो नहीं होती, बट जो आपका शुगर का मेन कॉम्पोनेंट है वो C6H12O6 होता है, जिससे आपका मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ शुगर वो कहाँ से आता है, शुगर केन से आता है। ठीक है, तो शुगर केन यूज़ होती है इसमें, वो क्या है, रीन्यूएबल है। तो एक तरह क्योंकि आप बार बार उसे ग्रो कर सकते हो, तो वो क्या आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि शुगर केन एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जिसकी वजह से मैं जो भी प्रोसेस कर रहा हूँ वो एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स से कर रहा हूँ, तो रीन्यूएबल फॉर्म ऑफ प्रोसेस है ये। एक एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको इसके ऊपर मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, RTP चाहिए, सो नो एक्सपेंस एट सो नो एक्सपेंस ऑन हाई टेम्परेचर। ठीक है, उसके लिए हाई टेम्परेचर देने के लिए जाहिर सी बात है आपको वैसा इक्विपमेंट चाहिए होगा, तो हाई टेम्परेचर तो आपने देना नहीं है, आपने RTP के ऊपर करना है, रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर करना है, तो वहाँ से आपका एक्सपेंस बच जाएगा। दो एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज आपको नज़र आ रहा है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन से क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो ये है एक ग्रीन हाउस गैस, आप इसको लिखेंगे ग्रीन हाउस गैस। आई कैन राइट द कंप्लीट फॉर्म एज वेल। तो ग्रीन हाउस गैस अब कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे क्या होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग को करेगी, तो आप पूरी बात लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करेगी। अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेज आपका क्या हो सकता है, दूसरा डिसएडवांटेज अगर आप देखें तो दूसरा डिसएडवांटेज आप ये लिख सकते हैं कि जो आपका एथेनॉल की कंसंट्रेशन जो है जब ऑलमोस्ट अच्छा देखें, ये थोड़ा सा लिमिटेशन वाला रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर एथेनॉल की अच्छा उसके अलावा लिमिटेशन वाला भी एक पॉइंट लिख देते हैं, और उसके अलावा मैं आपको एक और इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ। उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखें आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है दोनों एक्वस फॉर्म में है, मतलब आपका एक ही जार है जिसके अंदर आपके पास ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, इस प्रोडक्ट के अंदर एथेनॉल भी पड़ी हुई है और इस प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो आपने इन दोनों को सेपरेट करना है, और जाहिर सी बात है कुछ अनयूज्ड ग्लूकोज भी पड़ा होगा, यहाँ से जो ग्लूकोज है वो भी अनयूज्ड कुछ पड़ा होगा इसके अंदर। ठीक है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्वस फॉर्म में थी, तो यहाँ से आपके पास अनयूज्ड ग्लूकोज भी पड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अनयूज्ड ग्लूकोज भी पड़ा हुआ है। ठीक हो गया, सब होगा क्या, होगा ये कि मुझे सबको सेपरेट करना है, तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो डिस्टिलेशन की कॉस्ट आएगी, डिस्टिलेशन कॉस्ट क्या आएगी, डिस्टिलेशन की कॉस्ट आएगी टू सेपरेट एथेनॉल। ये दो एक चीज़ें मैंने आपको जो समझानी थी वो बता दी हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको इस रिएक्शन के पूछ लेता है पेपर के अंदर, क्या मैं फर्मेंटेशन कराई, सर क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, तो वो ये आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आपने अब उसके बाद हम रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ एथेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके अंदर मैं एक रिएक्शन ऑफ एथेनॉल का रिएक्शन नहीं, अल्कोहल का रिएक्शन, सॉरी, तो अल्कोहल का रिएक्शन एक मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पढ़ाऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, उसके अंदर एक रिएक्शन आएगा अल्कोहल का, अल्कोहल को यूज़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है। सो वहाँ पे मैं एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा अल्कोहल का, क्योंकि अभी मैं वो नहीं करा रहा क्योंकि यू गाइस हैव नो आइडिया अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आई एम जस्ट गोना टेल यू वन मोर रिएक्शन अबाउट, यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ
जो इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंबस्शन। तो ये मैंने आपको एल्केन और अल्कोहल और एल्कीन की सीरीज़ में बहुत डिटेल में बताया कि अल्कोहल की कंबस्शन कैसे होती है। अल्कोहल की कंबस्शन से अगेन वही प्रोडक्ट बनते हैं जो नॉर्मली बनते हैं। तो अल्कोहल की अगर आपने कंबस्शन करानी है तो इट्स वेरी ईजी। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अल्कोहल पकड़ेंगे, उसे ऐड करेंगे O2 के अंदर, और क्या होगा, और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट इज अगेन कंप्लीट कंबस्शन की इक्वेशन है। और अगर आपको इनकम्प्लीट कंबस्शन का देखना है तो वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चले जाएं। सारी सीरीज़ की कंबस्शन सेम ही होती है, सारे मेंबर्स की कंबस्शन, तो वहाँ से जाके इनकम्प्लीट कंबस्शन देख ली, काफ़ी डिटेल में बताई हुई है। सो एग्जांपल एक देख लेते हैं। अल्कोहल जो है, अगर मैं कोई भी ले लूँ, फॉर मैं प्रोपेनॉल ले लेता हूँ। सो C3H7OH प्लस ऑक्सीजन will give me what? Carbon dioxide and water. No questions asked. This will always give carbon dioxide and water. Combustion of any organic molecule will always give me carbon dioxide and water. अब आप इसके बैलेंस कर लें कार्बन नंबर और बाकी सारा कुछ। तो इसमें देख लें कि इसमें कार्बन नंबर 3 है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जितने कार्बन यहाँ है उतने कार्बन यहाँ लगा दें। ये सिर्फ कंबस्शन के लिए है, कुछ किसी और एक्शन के लिए ये ट्रिक नहीं आपने लगाना, सिर्फ कंबस्शन के लिए ये ट्रिक है। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कंबस्शन जब हो रही होगी तो आप ये ट्रिक लगा लें, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आपने इस साइड पे क्या करना है, हाइड्रोजन गिनने। तो इस साइड पे कितने हाइड्रोजन है, अब देखें 7 हाइड्रोजन यहाँ है और 1 हाइड्रोजन ये भी है, प्लस 1 हाइड्रोजन, तो टोटल हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले 2 हाइड्रोजन है तो मुझे 4 और चाहिए, तो मैं 4 लगा दूंगा। अब हाइड्रोजन हो गए बैलेंस। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं इस साइड, अब मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन पहले आपने देखने हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 × 3 6 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, तो टोटल मेरे पास ऑक्सीजन आ गए 10। तो मैंने अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर 10 ऑक्सीजन पूरे करने हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, रिएक्टेंट वाली साइड के ऊपर 10 ऑक्सीजन पूरे करने हैं। कैसे करूँगा, कीप इन माइंड कि आपका एक ऑक्सीजन यहाँ भी पड़ा हुआ है। अगर एक ऑक्सीजन यहाँ है तो यहाँ पर मुझे कितने ऑक्सीजन और चाहिए, 9 ऑक्सीजन और चाहिए 10 करने के लिए। एक ऑक्सीजन पहले पड़ा हुआ है ना, सो दिस इज़ 1 ऑक्सीजन। मैं इसको ऐसे 10 नहीं लिखता ताकि ऐसे लग रहा है 10 लिखा हुआ है, तो ऐसे ऑक्सीजन 1 प्लस 9 ऑक्सीजन, ये 90 लग रहा है तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ऑक्सीजन 9, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये 9 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक फ्रैक्शन लगा सकता हूँ, क्योंकि और नंबर है 9/2 लगा सकता हूँ। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, कंप्लीटली बैलेंस हो गई, ठीक है। दैट्स अ वे ऑफ बैलेंसिंग दिस। मैंने इसलिए एग्जांपल कराई है क्योंकि कंबस्शन मैंने पहले पढ़ाई हुई थी। आई हैड no plans on making on taking example for the combustion of an alcohol, कि मैंने सिर्फ इसलिए करा दी है ताकि you guys know कि इसका कंबस्शन कैसे होगा, कैसे करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टुक दिस एग्जांपल। इसको बैलेंस कैसे करते हैं उस रीज़न की वजह से मैंने सारा किया, ओके। उसके बाद बाकी सारा कुछ हो गया। अब आपने एक और चीज़ आपसे एग्जामिनर पूछेगा एग्ज़ाम के अंदर, वो चीज़ आप देख लें। एक और चीज़ आपसे पूछी जाएगी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा यूजेस ऑफ एथेनॉल, स्पेसिफिकली एथेनॉल का यूज़ आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। क्या जो एथेनॉल बनी है ये कहाँ यूज़ हो सकती है। तो नंबर वन एथेनॉल कैन बी यूज एज अ फ्यूल, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फ्यूल के लिए, सर्व एज अ पर्पज ऑफ फ्यूल। आपकी गैसोलीन जो है उसके एथेनॉल होती है, ठीक है। गैसोलीन देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसोलीन एज वेल, E15 वगैरह, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, वो आएगी भी नहीं आपको पेपर में। जस्ट इट इज़ अ सोर्स ऑफ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल सोर्स या कॉम्पोनेंट है फ्यूल का एक, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है इसके अंदर। कैसे, आपके जो इट बिहेव्स एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, इट बिहेव्स एज अ सॉल्वेंट। तो वो क्या करेगा, आपको रियल लाइफ में काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगा, जैसे कि आपको वैक्सेस बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सेस, ठीक है। और मैंने आपको और भी बताया था अल्कोहल पैड्स आपको मिलते हैं, उसके अंदर भी एथेनॉल होती है, ठीक है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, पेंट्स हो गए, मार्कर्स हो गए, ठीक है। पेंट्स के अंदर ये भी चीज़ यूज़ हो जाएगी, मार्कर्स के अंदर, ठीक है। अल्कोहल पैड्स हैं उसके अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं जस्ट बिकॉज एथेनॉल इज़ अ गुड सॉल्वेंट। एथेनॉल बहुत अच्छी तरह चीज़ों को अपने अंदर सॉल्व कर सकती है, इसके प्रॉपर्टी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, I am talking about alcohol, but I'm not talking about all the alcohols. I'm talking about a specific alcohol which is ethanol. 2 कार्बन वाली अल्कोहल, इसको मैं यहाँ पे बना के दिखा सकता हूँ आपको, C2H5OH। इसके बारे में ये सारी बातें हैं,
इसके बारे में दोनों बातें हैं, ये आपको याद करनी है कि जी ये इसके दो यूजेस हैं, इस तरह ये यूज़ हो सकता है, एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है और एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो सकता है। उसकी आप डिटेल आप बता दें। अल्कोहल्स के ऊपर ये वीडियो इतनी ही होगी। आई एम नॉट गोना बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू डिस्कस इन अल्कोहल। देयर इज ऑब्वियसली a reaction of alcohol which I will discuss in the carboxylic acid video, because that reaction actually produces a carboxylic acid. So I don't want to discuss that here because you guys have no idea about carboxylic acids. That's gonna get a little bit confusing. मैं carboxylic acid पहले full explain करके कि carboxylic acid का structure क्या होता है, then I will go on to the preparation of carboxylic acid, जिसके अंदर मैं वही एक reaction कराऊंगा जो alcohol का reaction होगा. And obviously at the end of organic मैंने आपको पहले भी कहा था कि I will be giving you guys a road map of reactions, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस product से मैंने इसमें जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिवर्स आना है तो क्या कर सकता हूँ. तो मैं एक मेंबर से दूसरा मेंबर बनाने का एक रोड मैप आपको दूंगा, जिसके अंदर सारे रिएक्शंस एक तरह से लिखे होंगे. तो वहाँ पे यू गाइस कैन जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पसेस आपको वो याद रहेगा. बाकी अल्कोहल का जो एक ही रिएक्शन है वो आई जस्ट टोल्ड यू कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट इन दी कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो, विच इज़ द नेक्स्ट वीडियो. उसके अंदर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अपने रिएक्शन भी एक्सप्लेन करूँगा, अल्कोहल का रिएक्शन भी एक्सप्लेन करूँगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ ऑर्गेनिक. एंड ऑफ ऑर्गेनिक, बाय द एंड ऑफ ऑर्गेनिक आई मीन जस्ट ये ऑर्गेनिक के होमोलोगस सीरीज का एंड हो जाएगा. फिर हमारे पास एक पॉलीमराइजेशन का टॉपिक बचेगा जो इसके बाद आता है. दैट इज़ जस्ट अ वन टॉपिक, मतलब उसके एक वीडियो, दैट्स अ वन वीडियो टॉपिक, एक वन वीडियो में वो पूरा हो जाएगा, और मैक्सिमम 2 वीडियोस फॉर द सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर्स. उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ओ लेवल्स के अंदर. इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई इतनी खास बात नहीं होती, बट द नेमिंग टाइप ऑफ कन्फ्यूजेस पीपल. और कार्बोक्सिलिक एसिड एक और चीज़ बनाएगा, एस्टर्स. ठीक है, एस्टर्स की मैं आई विल नॉट मेक एन सेपरेट वीडियो फॉर एस्टर्स. द एस्टर्स विल बी एक्सप्लेन इन कार्बोक्सिलिक एसिड. द नेमिंग ऑफ एस्टर्स विल, आई माइट मेक अ वीडियो टू एक्सप्लेन द नेमिंग ऑफ एस्टर्स. ठीक है, सेपरेट सी वीडियो होगी कि आप एस्टर्स को कैसे नेम करते हैं. उसकी मैं वीडियो एक छोटी सी बना दूंगा 5 to 7 मिनट्स की, विच विल एक्सप्लेन के एस्टर्स को नेम कैसे किया जाता है. बट जनरल फॉर्म ऑफ एस्टर और एस्टर कैसे बनता है वो मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दूंगा. बाकी आई थिंक दैट्स इट फॉर अल्कोहल. दिस वीडियो सर्व्स द कंप्लीट पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग अल्कोहल. आई होप you guys it is clear to you guys, and I will see you guys in the next one.